अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये वाला पॉइंट खत्म होता है इसका वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला ये है कि एक चीज़ ये पूछी जाती है कि भाई हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लिया, तो इनके कुछ यूटिलाइजेशन और भी हैं अगर हमारे डेली लाइफ में, तो वो देख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट्स का फ़ायदा हमारे पास में खाना बनाने में भी होता है, खाना बनाने में भी होता है। वो कैसे होता है इसको देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जब वाटर बॉयल करने लगे, यानी कि उसके आगे मान लीजिए पानी ये है और बॉइलिंग पॉइंट अगर पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा अगर हमने टेम्परेचर दिया तो ये लिक्विड स्टेट में ना रह करके ये एयर फॉर्म में ये बन जाएगा, यानी कि ये गैसियस फॉर्मेट में भी चलने लगेगा। बस ये बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बाद ये लिक्विड ना रह करके ये गैसियस स्टेट में बदलने लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, तो वाटर 100 डिग्री के बाद ये एयर या गैसियस स्टेट में बदल जाएगा। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। इसका खाना बनाने से क्या संबंध है इसको देखते हैं। मान लीजिए अगर कहा जाए कि दाल हमारी पकती है किसी भी टेम्परेचर पर, तो हमने जब इसमें दाल डाली तो ये बॉयल होकर के पक जाती है। कैसे पकती है इसको देखते हैं। दाल जब पकाई जाती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरीके की एक लेयर जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, और उस एटमॉस्फेरिक लेयर का कुछ प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हम लोग जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, और उसको हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से इस तरीके से जाना जाता है कि नेचुरल प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिट हमने एज्यूम कर लिए है, क्योंकि इससे प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर बोलते हैं, और लो है तो लो प्रेशर होने लगता है। सराउंडिंग में ऐसा बोला जाता है कि इस समय प्रेशर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, तो 1 एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में हम लोग नापते हैं। इसको नापने के लिए एक और यूनिट होती है। ये अगर हमने एक मरकरी का ये बर्तन ले लिया, मरकरी भर लिया, एक बर्तन में कांच का ये बकेट लिया, उसमें हमने मरकरी भर लिया, और उसके ऊपर हमने उल्टी टेस्ट ट्यूब इस तरीके से लगा दी, और उल्टी टेस्ट ट्यूब में हमने इसको रख दिया, और यहाँ पर हमने रीडिंग ली 12012 अप टू 76 सेंटीमीटर या उससे भी ऊपर। तो हम ये देखते हैं कि अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सराउंडिंग का, तो यहाँ से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हमने मान लीजिए कुछ यूनिट्स हैं जो कि यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे, और मरकरी इसके अंदर इंटर करने लगेगा, और इंटर करते करते वो इतना ऊपर तक चला आएगा, वो 76 सेंटीमीटर की हाइट तक वो चला जाएगा। ये कॉलम 76 सेंटीमीटर की हाइट तक जब है, तो हम ये मानते हैं कि प्रेशर इसमें 1 एटमॉस्फेयर है। अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो गया, यानी कि सराउंडिंग वाली जो आपको एरो के फॉर्मेट में हमने दिखा रखी ये कम हो गई, तो हमने मान लिया कि ये कम हो गया। तो ये कम हो गया तो इधर से जो प्रेशर लग रहा था वो भी कम हो गया, तो ये जो इंडिकेशन है 76 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो गया, तो ये थोड़ा नीचे आ गया, तो उस समय अगर देखा जाए तो ये 75 पर है, तो ये कहा जाता है कि भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो गया। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होकर के इस जो नेचुरल बाउंड्री है 76 की, इससे भी ऊपर चला जाता है, तो ये इससे ज़्यादा वाला हो गया कि भाई 76 से भी ज़्यादा हो गया। 76 की लाइन तो ये हमने बना रखी थी, और 76 से भी ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इससे भी ऊपर हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूनिट से भी ज़्यादा हो गया। तो उस कंडीशन में यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर हमने एरो बना दी। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर की हमने एक लाइन बना दी है, जो कि ये दबाव डाल रही है मरकरी वाले लिक्विड पर, और मरकरी क्या करेगा, इससे धीरे धीरे इसके ऊपर राइज होने लगेगा। तो ये बोला जाता है कि मरकरी राइज हो रहा है, यानी कि पारा बढ़ रहा है। पारा बढ़ने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ रहा है, और पारा कम हो रहा है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो रहा है। तो ये हो गया, हम लोग इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम देखते हैं कि इसका आखिर फायदा क्या होता है। तो चूंकि हमें पता है कि सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर की जो हम प्रेशर है वो देख जरूर नहीं पाते हैं, लेकिन ये होता तो है ही। एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे सराउंडिंग पे मौजूद है, और हम पे भी प्रेशर वो डालते हैं। तो इस तरीके से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस खाने की जो बॉयल हो रहा है, दाल इसके अंदर पड़ी हुई मान लीजिए कुछ भी, तो ये एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इसको दबा के रखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं 100 डिग्री सेल्सियस जैसे हुआ, इसके बाद ये क्या करने लगते हैं, ऊपर भागने लगते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। यानी कि अब वो एनर्जी लेकर के क्या कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं।
जो एनर्जी लेकर भाग रहे हैं इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी लेके जा रहे थे, ये एनर्जी लेकर जा ना पाए, और जा ना पाए तो या तो हम इसको बंद कर दें, और बंद करेंगे तो फिर ये प्रेशर कुकर बन जाएगा। और अगर ये प्रेशर कुकर बन जाएगा तो फिर आप देखोगे कि इसका हमने आखिर किस प्रिंसिपल का यूज किया, तो हमने ये किया है कि हमने इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, या तो हम इसको ढक देते या हम ये करते कि तमाम सारा प्रेशर बाहर से और लगा देते, जिससे कि उस प्रेशर के दबाव की वजह से मॉलिक्यूल्स यहाँ से एनर्जी लेकर के भाग ना पाता। तो हमने या तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को बढ़ा दिया, या कोई आर्टिफिशियल तरीके से हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, या हमने इसको पूरा बंद ही कर दिया, जिससे कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स बाहर एनर्जी लेके ना जा पाए। जब एनर्जी लेके नहीं जा पाते हैं तो वो इसी के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो आपने ये देखा कि प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं। और प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। तो आप ये देखोगे कि जब भी खाना जल्दी पकाना होता है, खाना जल्दी पकाना होता है, इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी खाने को एनर्जी दी गई वो खाने में ही रहे, वो पानी के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे करके वेपराइजेशन में ना खर्च हो जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए वेपर फॉर्मेट में ही बदलता गया तो सारी एनर्जी वेपर बनने में ही चली जाएगी, खाना को पकाने में नहीं जाएगी। तो खाना को पकाने के लिए एनर्जी का खाना के द्वारा ही एब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, या तो एटमॉस्फेयर प्रेशर इसको हमने ज्यादा डाला, या हमने इसको बंद कर दिया। तो जिससे कि जो भी मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर के जा रहे थे वो नहीं जा पाएंगे, सारी की सारी एनर्जी इसी में कंज्यूम होगी और ये जल्दी खाना बन जाएगा, यानी कि इसके अंदर का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और प्रेशर जब बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर का बढ़ जाना, और उतना टेम्परेचर बढ़ जाना यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ जाना, और वो जिससे कि खाना पकाने में हेल्प करेगा, यानी कि खाना जल्दी पक जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो चुका है, वो ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइल करने लगेगा। इसको इस तरीके से भी समझते हैं। ओवरऑल देखिए कि प्रेशर जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और यहाँ पर आप देखोगे कि खाना जल्दी पकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि खाना जल्दी पकेगा। जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, खाना जल्दी पक जाएगा। इसका उल्टा भी है, अगर हमने प्रेशर को कम कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो खाना देर से पकेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि देर से कैसे पकेगा। तो इसका यूज जब हम लोग करते हैं कि पहाड़ियों पे हम लोग जाते हैं, प्लेन एरिया से, मान लीजिए ये है मैदानी एरिया, ये मैदानी एरिया है, और यहाँ पर जब हम लोग खाना पकाते हैं प्रेशर कुकर से, या मान लीजिए ओपन बकेट पे है, तो ये हो गया, मान लीजिए खाना पका रहे हैं, ओपन बकेट पे आप खाना पका रहे हैं, तो खाना पका रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ियों पे जाते हैं, पहाड़ियों पे आपने जैसे ही आपने खाना पकाना स्टार्ट किया, ये मान लीजिए खाना पकाने के लिए आपने बर्तन रखा है, तो जैसे ही खाना पकाने के लिए स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर काफी कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम होता है, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा होता है। ये 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट मानिए, यहाँ पर कुछ कम होगा पहाड़ियों पर। क्यों कम होगा, क्योंकि धरती के नजदीक आते आते मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ती जाती है सराउंडिंग में। जैसे ये धरती है तो धरती के चारों तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऊपर जाते जाओगे तो इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी, और ऊपर जाओगे कम, और ऊपर और कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या है कि ज्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है धरती के सरफेस के पास में, तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा है, और इसलिए ज्यादा होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एनर्जी लेकर के भाग नहीं पाएंगे, वो दबाव एटमॉस्फेयर प्रेशर के द्वारा डाला जाएगा और वो भाग नहीं पाएंगे, तो क्या एनर्जी इसके पकाने में ही खर्च हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर काफी कम है, तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसको दबाने वाला कोई मिल नहीं रहा है, तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर के भाग जाते हैं, और एनर्जी लेकर के भाग जाते हैं तो खाना देर में पकता है, यानी कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ही कम हो जाता है। तो प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहाड़ियों पर प्रेशर को बढ़ाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। प्रेशर कुकर हमने किया यूज, और प्रेशर कुकर को हमने जब इसके अंदर बंद कर दिया खाने को, तो ये हीट करने पे जल्दी से पक जाता है पहाड़ियों पर। तो आपने ये देखा कि पहाड़ियों पर प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो खाना देर से पकता है। उसके लिए हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर बढ़ाने के लिए हम लोग या तो कोई एटमॉस्फेयर प्रेशर को ही बढ़ा दें, वो तो संभव नहीं है हमारे द्वारा, लेकिन हम क्या कर ये सकते हैं कि वो जो खाने का बर्तन है उसको हमने ढक दिया, यानी कि प्रेशर कुकर का यूज किया। तो प्रेशर कुकर का यूज जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर जब बढ़ेगा तो आपने अभी देख लिया कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि खाना जल्दी पकेगा। खाना जल्दी क्यों पकेगा, जब हम
प्रेशर कुकर का यूज करेंगे तो वैसे तो खाना जल्दी पकता ही नहीं है। क्यों नहीं पकता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर काफी कम होता है, उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो ओपन बर्तनों में, खुले बर्तन में, जैसे भगोने में, सिंपल भगोने में, तो उसमें खाना देर से पकेगा। इसलिए अगर हम लोग घरों में भी कुकर का यूज ना भी करें तो भी हम बर्तन को ढक देते हैं। तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उससे ज्यादा प्रेशर उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, और जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर के भागने वाले होते हैं वो भाग नहीं पाते हैं, सारी एनर्जी कंज्यूम होती है खानों को पकाने में। जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, सारी एनर्जी जो दाल है या आलू उसमें बॉईल कर रहे हैं उसमें खर्च होती है। तो इस तरीके से आपने ये सीख लिया कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है खाना जल्दी पक जाएगा। पहाड़ियों पे जाते हैं प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम तो खाना देर से पकेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एक चीज अगर हम लोग देख लें कि तो हो गई बॉइलिंग पॉइंट की। एक चीज और भी है, बॉइलिंग पॉइंट किससे बढ़ता है, एक चीज और भी यहाँ पे कर सकते हैं हम कि इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धियां का क्या इफेक्ट होता है, इम्प्योरिटीज या अशुद्धियों का। तो जब हम लोग अशुद्धियां बढ़ाते हैं किसी भी लिक्विड में, खाना पकाते समय अशुद्धियां बढ़ा देते हैं तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको प्राप्त होता है कि अशुद्धियां जैसे हम बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अशुद्धियां बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने नमक डाल दिया, मान लीजिए सिंपल अगर हमने आलू को बॉईल कर रहे हैं, पानी में पानी लिया और सिंपल हमने आलू को बॉईल कर दिया, तो उसमें जो टाइम लगेगा हमने उसको नोट कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, उतने ही आलू, उतने ही साइज के सब आलू को पानी में डाला, उतना ही पानी ले लिया, उतने ही टाइम तक के लिए हमने गैस खर्च करी, लेकिन हमने थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया, अशुद्धि डाल दी। तो जैसे अशुद्धि जब हम डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब है कि आलू जल्दी से वो बॉयल हो जाएगा, जल्दी से वो पक जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो जाती है पर्टिकुलर लिक्विड की, और जब लिक्विड की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो लिक्विड क्या करेगा, जो उसके अंदर चीज रखी, मान ली दाल है, आलू है, अंडे हैं, वो क्या होंगे, जल्दी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेंगे और जल्दी से पक जाएंगे। तो अशुद्धियां मिलाने से, जैसे नमक हो गया या कुछ भी अशुद्धि हो सकती है जो कि खाई जा सके, तो उसको मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका मतलब खाना जल्दी पक जाता है। आप ये कह सकते हैं कि दो बर्तन लिए, दोनों में आलू डाल लिए, पानी डाल दिया, एक को जनरली गैस पे रख दिया, एक को हमने नमक डाल करके गैस पे रखा, तो जिस पे हमने नमक डाल करके गैस पे रखा हुआ है वो जल्दी पक जाएगा। चाहे दाल हो, चाहे आलू हो, या कोई भी मटेरियल हो जिसमें हम अशुद्धि मिला करके गर्म करते हैं, वो जल्दी पक जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इससे ये समझ में आता है। तो ये चीज आपकी क्लियर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेयर प्रेशर, खाना पकाने, इनका संबंध डायरेक्ट है। एक चीज तो ये हो गई। अब चूंकि यहाँ पर आपने देख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित चीजें होगी, अब आते हैं हम लोग कुछ मेल्टिंग पॉइंट से संबंधित चीजें, या फिर मेल्टिंग पॉइंट का प्रेशर से क्या लेना देना है। अभी हमने एक चीज तो देख ली कि अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया है, अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट, या आप कह सकते हो कि अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। अगर हमने प्रेशर को कम कर दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका उल्टा हो जाता है, कम हो जाता है। ये चीज है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे खाना जल्दी पकेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम करोगे खाना देर में पकेगा। ये चीज क्लियर हो चुकी है। इसी में हमने ये देखा था कि अगर इम्प्योरिटी या अशुद्धियां मिला देते हैं तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये चीज भी देख ली, इसका रिवर्स भी हमने देख लिया। इसके बाद हमें जो करना है वो है, अगर मान लीजिए ये बॉइलिंग पॉइंट थी, ये फ्रीजिंग पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट दोनों एक ही चीज होती है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने बर्फ नहीं, यहाँ पर पानी ले लिया, तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, इसको और ठंडा कर दिया तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का ही आइस बन जाए, तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमने बर्फ ले ली है, उसको पिघला दिया है कुछ एनर्जी दे करके, तो वो 0 डिग्री का वाटर बन जाए। इसका मतलब जिस टेम्परेचर पर सॉलिड, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में बदल जाए, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग का मतलब जम जाए, मेल्टिंग मतलब गल जाए। तो दोनों पॉइंट एक ही होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पे प्रभाव क्या क्या होता है अशुद्धियों का और प्रेशर का। तो हमने मान लिया ये एक्सिस आपको ड्रॉ करी थी, यहाँ पर आपने देखा कि ये टेम्परेचर की स्केल है और इधर भी टेम्परेचर की ही स्केल होगी। पूरी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को हमने टेम्परेचर की स्केल मानी है। और अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आइस रखी हुई है, ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस भी है।
थोड़ा सा टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो यहाँ पर आइस बन जाएगी। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आइस है तो ये बन जाएगी लिक्विड में, और अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दिया तो यही सॉलिड में बन जाएगी, यानी कि ये बन जाएगी आइस के फॉर्म में। तो ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली जो पोजीशन है, ये बहुत डिसाइडिंग पोजीशन होती है टेम्परेचर के लिए। यहाँ पर आपने ये देखा डिसाइडिंग टेम्परेचर है 0 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमने टेम्परेचर किया, आइस के फॉर्मेट में है 0 डिग्री, थोड़ा सा ज़्यादा आइस को हमने टेम्परेचर दिया तो वो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा 0 डिग्री के। और अगर हमने 0 डिग्री के लिक्विड को ही अगर थोड़ा सा और ठंडा कर दिया तो वो जम जाएगा और जम जाएगा और जम जाएगा, सॉलिड स्टेट में बन जाएगा। अगर 0 डिग्री का लिक्विड है तो उसको थोड़ा सा टेम्परेचर कम करेंगे तो वो 0 डिग्री का सॉलिड में बदलेगा, और कम करेंगे तो -1 -2 ऐसे -20 तक। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से हम कहते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पर -1 या -10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, -20 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। यहाँ पर हमने +10 +20 और इस तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ हम चले हैं। तो इधर पॉजिटिव टेम्परेचर है, इधर नेगेटिव टेम्परेचर है, इधर बर्फ जमती जाएगी। तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि -30 डिग्री की बर्फ ले लो और -10 डिग्री की बर्फ ले लो, दोनों का अमाउंट बराबर बराबर ले लो, 2-2 ग्राम ले ली, ये भी 2 ग्राम ले ली, इस टेम्परेचर की बर्फ को भी 2 ग्राम ले लिया, और दोनों को हमने हीट देकर के लिक्विड बनाना चाहा तो पहले ये वाली यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ है वो जल्दी पिघल जाएगी। क्यों पिघल जाएगी? क्योंकि इसको तो टेम्परेचर देने के लिए हमें बहुत कम अमाउंट चाहिए जिससे कि वो 0 डिग्री के टेम्परेचर पर आ जाए। -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अगर बर्फ का सॉलिड मटेरियल है तो उसको हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जब बर्फ हीट दोगे तो पहले -20 पे आएगा, फिर -10 पे आएगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बनेगी, फिर और हीट दोगे तो 0 डिग्री का लिक्विड बनेगा। यानी कि जैसे इधर की तरफ चलते जाओगे तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मेल्ट होने वाली जो बात है, तो हम इसको मेल्टिंग पॉइंट से बात कर लें। यहाँ पर देखो कि अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर जिस पे बॉडी मेल्ट करेगी वो बढ़ रहा है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब है कि अब और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉडी को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए, वो है मेल्टिंग पॉइंट का बढ़ना। तो यहाँ पर ये देखो कि अगर हमने यहाँ पर प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो जब हम प्रेशर इसमें देते हैं, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखा कि प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी देखो जरा, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इसका रिटर्न हो जाता है। यानी कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर आइस पे हम जब प्रेशर डालते हैं तो वो धीरे धीरे मेल्ट करती है, धीरे धीरे मेल्ट करती है, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बढ़ने का देखो यहाँ पर माइनस तो है, आप कहोगे इधर जाओगे तो माइनस होता जा रहा है, तो इस तो कम होता जा रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन हम केवल मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्मेट में देखें तो वो बढ़ता जाता है। तो वही है कि यहाँ पर जब भी हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, भले ही वो नेगेटिव की तरफ आपको दिखा रहा है कि -30 तो कम होता जा रहा है, लेकिन नहीं, ये मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे बॉडी मेल्ट करने लगे, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी काफी देर में मेल्ट करेगी। जैसे हम क्या करते हैं कि एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया और उसको हमने दबा के रखा है किसी भी दूसरे बर्फ के टुकड़े से, या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हमने उसको दबा के रखा है, यानी कि प्रेशर बढ़ा करके रखा हुआ है। प्रेशर जब हम बढ़ा के रखते हैं तो वो काफी देर में मेल्ट करती है, देर में मेल्ट करती है, यानी कि उसका टेम्परेचर कम ही बना रहता है। अगर हमने बर्फ को ओपन कर दिया, यानी कि हमने बर्फ को, अगर मान लीजिए बर्फ रखी हुई है और इसको हमने ओपन कर दिया, यानी कि इसके ऊपर से प्रेशर हटा लिया। प्रेशर जब हटाओगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इनकी जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में रिलीज होने लगेगी, सराउंडिंग में रिलीज होने लगेगी, या सराउंडिंग से एनर्जी ये लेने लगेंगे। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी लेने लगेंगे इसके पार्टिकल, तो ये मेल्ट होने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने प्रेशर कम किया तो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब हो जाएगा कि जल्दी मेल्ट हो जाएगी, जल्दी मेल्ट हो जाएगी। और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब जब प्रेशर बढ़ाओगे तो सराउंडिंग से ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा। प्रोटेक्ट हो जाएगा तो बाहर की हीट इसको पिघला नहीं पाएगी, और जब पिघला नहीं पाएगी तो वो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा बना रहेगा। यानी कि जब भी प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा ही रहता है। तो ये पॉइंट सही पॉइंट है, इसको भी याद रखना है कि जब हम एटमॉस्फेयर प्रेशर या अन्य प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब है कि बॉडी देर में मेल्ट करेगी। और अगर हमने प्रेशर कम कर दिया तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी या ऑब्जेक्ट या आइस जल्दी मेल्ट करेगा, जल्दी मेल्ट होगी।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। तो एक चीज तो ये देख ली कि मेल्टिंग का क्या होगा। इसके बाद एक चीज और भी है कि इम्प्योरिटीज के जैसे हम लोगों ने बात करी थी उसके बारे में क्या ख्याल। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से देखते हैं कि इम्प्योरिटीज पे ये है आपका इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है। इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पर, अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पर। तो अशुद्धियां जब अगर हमने मिला दी हैं तो कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है घटता है। इसको देखने के लिए हम ये करते हैं, एक हमने बकेट ले ली और उसमें भर दी हमने आइस, ये आइस है। तो आइस अगर हमने ओपन एटमॉस्फेयर में रख दी तो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। हम करते ये हैं कि इसको काफी देर तक के लिए ये मेल्ट ना हो, पिघले ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें नमक वगैरह मिला देते हैं। इसमें नमक मिला दिया या कॉटन के बोरे इसके ऊपर हमने ढक दिए, तो इसमें ये हुआ कि इसकी अशुद्धियां हमने इस पे कर दी हैं। तो जब भी हमने अशुद्धियां कर दी हैं, इम्प्योरिटीज बढ़ा दी हैं, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, ये देर में बढ़ अब गलेगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ गया। जब भी हम अशुद्धियां बढ़ाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और अगर हमने अशुद्धियां हटा दी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने देख ली कि मेल्टिंग पॉइंट का इम्प्योरिटीज से भी सीधे सीधे संबंध है। आपने ये सारी चीज़ें देखी कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी खाना जल्दी पकेगा। प्रेशर कम किया, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, यानी खाना देर में पकेगा। पहाड़ों पे जब जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होने की वजह से खाना देर में पकता है, और हम इसीलिए वहां पर प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। प्रेशर कुकर करता क्या है, वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। प्रेशर बढ़ाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो पर्टिकुलर जो एनर्जी दी जा रही है वो उसी में स्टोर रहेगी, और वो एनर्जी खाना को पकाने में खर्च होगी। तो जब पहाड़ों पे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज करते हैं, और वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर एक ही चीज करता है, प्रेशर को बढ़ाता है। प्रेशर को बढ़ाता है तो उससे बॉइलिंग प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये चीज है। इसका जस्ट उल्टा हम लोगों ने बात करी थी मेल्टिंग पॉइंट के लिए। प्रेशर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब है कि बॉडी काफी देर में मेल्ट करेगी, और इसके बाद प्रेशर कम करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी कि बॉडी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। एक चीज ये हो गई। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इम्प्योरिटीज का, और अगर इम्प्योरिटीज देखते हैं अशुद्धियां बढ़ाते हैं, जैसे हम लोग बर्फ में नमक मिला देते हैं तो वो देर में मेल्ट होती है, और देर में मेल्ट होने का मतलब क्या होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट वो बढ़ गया है। अगर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है इसीलिए ये मेल्ट नहीं हो रही, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा और तब जाकर के वो मेल्ट होगी। तो इस तरीके से ये हीट के आपके सारे इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है वो हम लोगों ने कर लिए हैं। अब चूंकि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले चुके हैं, तो हम प्रेशर के बारे में थोड़ा डिटेल में करते हैं। तो अब हम आते हैं प्रेशर। हीट कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर का अगर हम लोग देखें तो फार्मूला होता है P=F/A, और F का मतलब होता है फोर्स अपॉन का एरिया। यानी कि हम लोग पर्टिकुलर किसी एरिया में, ये एरिया हो गया, और इस पे हमने कोई फोर्स लगाया F, तो फोर्स जितना भी लगाया, फॉर एग्जांपल हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इस पर्टिकुलर डिस्क या कोई भी टेबल है उस पर इसका एरिया है 2 यूनिट, तो प्रेशर जो भी हमने ये लगाया है प्रेशर T वो 10/2 हो जाएगा, और इसके बाद जो भी आएगा 5 यूनिट का प्रेशर इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर एरिया को हम लोग अगर यूनिट यहाँ पर देखें तो फोर्स जो न्यूटन में है और एरिया हमने मीटर स्क्वायर में ले लिया, तो जो यूनिट होगी 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगी। प्रेशर का एक बड़ी यूनिट में होता है, वो होती है पास्कल। प्रेशर को हम लोग पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर यानी कि पास्कल में भी नापा जा सकता है और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में भी नापते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट एरिया में जितना भी फोर्स लगाया जाता है, पर यूनिट एरिया में जितना भी फोर्स लगाया जाता है उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। अगर मान लीजिए हमने कहा कि एरिया 1 यूनिट हो जाए तो जो भी प्रेशर होगा वो फोर्स के बराबर होगा, यानी कि फोर्स के बराबर होगा। तब पर यूनिट एरिया में लगाया गया फोर्स ही प्रेशर है, पर यूनिट एरिया में लगाया गया फोर्स ही प्रेशर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। प्रेशर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। प्रेशर एक तो ये है, अभी हमने देखा कि जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने नापा और सरफेस पे यानी कि सी लेवल पर सबसे ज्यादा होता है और
सराउंडिंग से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ धरती से जाते हैं आकाश की तरफ, तो प्रेशर कम होता जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर घटता जाता है। प्रेशर को नापने के लिए हम लोगों ने बात कर ली कि पास्कल यूनिट का यूज करते हैं, और इसके अलावा एक और चीज है 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बराबर हम लोग मानते हैं कि 1 पास्कल होता है। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी कि 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg क्यूब। यानी ये भी हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पर मरकरी भर दिया था और एक क्यूब को हमने उल्टा इस तरीके से रखा था, और यहाँ पर हमने 76 सेंटीमीटर लिखा या 760 मिलीमीटर लिखा। ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई ये बताओ कि जो मरकरी बैरोमीटर इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापते हैं। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे नापा जाता है कि एटमॉस्फेयर में जितना भी प्रेशर की जो लाइंस होती हैं वो इस तरीके से इस पर दबाव डालती हैं, और ये जो मरकरी भरा हुआ है ये इसके अंदर इस तरीके से उड़ करके चलता जाता है, और इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में 76 सेंटीमीटर तक नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक 76 सेंटीमीटर तक जाता है। 76 से ऊपर जब जाता है तो इसका मतलब इधर से और ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा होगा मरकरी पे, तभी ये उठ करके मरकरी इसके अंदर और ऊपर बढ़ता चला जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो हमने कहा कि मरकरी राइज हो रहा है, और जब ये एटमॉस्फेयर की जो लाइंस हैं ये कम से कम हो जाएंगी, कम से कम लाइंस हो जाएंगी, यानी कि मान लीजिए एक लाइन हमने बनाई, एक लाइन इधर से बनाई, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर काफी कम लग रहा है, यानी कि ये जो मरकरी इसके ऊपर भरा हुआ है अपने वेट से ये नीचे आने लगेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये मरकरी राइज नहीं होगा, ये मरकरी कम होने लगा। यानी कि जो 76 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड था या 760 मिलीमीटर स्टैंडर्ड था उससे कम हाइट पर मरकरी जाएगा, यानी कि मरकरी कम होने लगा। तो यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि ये बताओ कि बैरोमीटर में प्रेशर कम हो रहा है तो उसके क्लाइमेट से क्या संबंध है इसका, ये चीज हमें देखनी है। तो अभी हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए 2 शहर हैं, एक है ये पटना और एक है ये प्रयागराज, ये पटना शहर है और एक ये है प्रयागराज शहर। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा है, तो ये है अगर मान लीजिए मरकरी का आपने बैरोमीटर रखा हुआ है, तो यहाँ पर प्रेशर अगर ज़्यादा है, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर मरकरी अंदर चला आएगा, और 76 सेंटीमीटर जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो 76 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है उससे भी ऊपर लाइन पे चला जाएगा अगर प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 76 सेंटीमीटर का है और थोड़ा सा 77 या 80 हमने कर दिया कि भाई 80 सेंटीमीटर पर मरकरी पहुंच चुका है, यहाँ से ऊपर चढ़ करके 80 पर पहुंच चुका है। इसी तरीके से हमने कहा कि प्रयागराज में भी एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, ये मरकरी भरा हुआ है। तो अब आप देखो कि जब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रेशर अगर ज़्यादा है कहीं ना कहीं तो प्रेशर लो होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है पूरे यहाँ सराउंडिंग में कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पर कम है प्रेशर और यहाँ पर ज़्यादा है, तो भाई ज़्यादा प्रेशर जहाँ पर है तो कहीं ना कहीं एक जगह पे लो प्रेशर होगा। कंपेरेटिवली अगर मान लीजिए हमने कहा कि प्रयागराज में 76 सेंटीमीटर है नॉर्मल प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो यहाँ पर अगर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर कम होगा। दोनों बराबर कब होंगे? जब दोनों 76 सेंटीमीटर का ही दोनों में प्रेशर होगा, प्रयागराज और पटना में। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश यहाँ पर 80 सेंटीमीटर अगर प्रेशर है तो यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, तो इसको हमने लिखा HP हाई प्रेशर, यहाँ पर हो गया लो प्रेशर। अब आप देखो कि यहाँ पर हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर यहाँ पर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं का मूवमेंट होने लगेगा। तो हवाओं का मूवमेंट जो है दो तरीके से होना स्टार्ट हो गया, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगी। तो एक तो ये हो गया। तो जब अगर हवा चल रही है तो या तो इतनी तेज चल जाए कि आंधी आ जाए, यानी कि आंधी तूफान इस तरीके से आने लगे, और या ये हो जाए कि अगर हवा चल रही तो धीरे धीरे चले, और अगर धीरे धीरे चलेगी, अगर हवा धीरे धीरे चलेगी तो हाई प्रेशर से हवाएं चल रही हैं लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो तरफ चलेंगी तो आंधी तूफान आ जाए। अगर धीरे धीरे हवा चले तो भाई बारिश होने की संभावना रहती है, क्योंकि हल्की हवा जो होती है या तो काफी तेज चले तो आंधी तूफान आ जाए, हल्की हवा जो जब भी चलती है तो अगर कहीं पे भी बादल हैं तो बादल को लेके आएगी और धीमे धीमे बारिश कराने की संभावना बनी रहती है। अगर तेज अगर मान लीजिए हवाएं चलती है तो बादल बिखर करके चले जाते हैं दूर। अगर हल्की हवा चलती है तो फिर बारिश होने की संभावना रहती है अगर बादल हैं तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि अगर कहीं पे भी लो प्रेशर है, कहां पर है? प्रयागराज में अगर लो प्रेशर है
तो उस लो प्रेशर वाली लोकेशन में अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 80 सेंटीमीटर की जगह पे हमने कहा कि नहीं यहाँ पर है 90 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो गया 76, इसका मतलब दोनों का प्रेशर का डिफरेंस काफी ज्यादा है। और प्रेशर का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो तो काफी तेजी के साथ में हवाएं इधर की तरफ शिफ्ट होंगी, और काफी तेजी के साथ में शिफ्ट होंगी तो इधर वाले इलाके में हवाएं जो चलेंगी वो तूफान का रूप धारण कर लेंगे या आंधी का रूप धारण कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से जो हवाएं चल रही होंगी वो इधर आंधी लेकर के आ रही। अगर मान लीजिए दोनों में लगभग 76 यहाँ पर है और यहाँ पर है लगभग 78 या 79 सेंटीमीटर, तो 79 सेंटीमीटर और इसका डिफरेंस काफी कम है। तो डिफरेंस काफी कम होने की वजह से हवाएं चलेंगी, आराम से चलती हुई इधर की तरफ चलेंगी, रास्ते में जो भी बादल लेके आए उनको लेकर के भी इधर की तरफ चली आएंगी। अगर मान लीजिए बादल लेकर के आ तो गए ये हवाएं, लेकिन बादलों में अगर मान लीजिए कंडेंसेशन नहीं होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि संघनन इसको बोलते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। तो संघनन अगर जब होता है तो ये पानी जो है, वैसे तो आपने देखा कि ये एयर या गैसियस फॉर्मेट में है, स्टीम फॉर्म में है। जब संघनन होता है तो गैस से ये लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, और लिक्विड स्टेट में बदलने का मतलब ये हो गया कि ये बारिश के फॉर्मेट में ये गिरने लगेगा। जब भी संघनन होता है तो गैसियस जो पार्टिकल्स हैं, पानी के मॉइस्चर हैं, वो पार्टिकल क्या होगा, कंडेंस होकर के लिक्विड स्टेट में बदलने लगे और बारिश होने लगेंगे। तो जब यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चल रही होती हैं तो रास्ते के जो भी बादल हैं उनको समेट करके और इतना कलेक्ट कर लेते हैं कि उतना अमाउंट हो जाए कि वो कंडेंस होने लायक है। कंडेंस हुआ तो वो गैसीय जो फॉर्मेट था वो रेन में बदल जाएगा और पानी बरसने लगेगा, रेन में बदल जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर बहुत प्रेशर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो रेन होने की संभावना है उस शहर में। अगर उस शहर में प्रेशर काफी लो है, ज्यादा लो है, तो वो जो है अचानक मान लीजिए 76 हुआ करता था और अचानक यहाँ पर 73, 74 या 72, 60 आ जाए, यानी कि प्रेशर लो हो जाए इस शहर का, तो फिर ये वहाँ के लोग या साइंटिस्ट बोलेंगे कि यहाँ पर आंधी तूफान आने की संभावना है। यहाँ पर अगर मान लीजिए 76 नॉर्मल हुआ करता था और अचानक 60 सेंटीमीटर हो जाए, काफी गैप हो गया, डिफरेंस ज्यादा हो गया प्रेशर का पहले के बजाय, तो यहाँ पर आंधी तूफान आने की संभावना होगी। तो कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कम है तो कहीं ज्यादा होगा तो वहां से आ रहा होगा हवाएं। अगर मान लीजिए 76 से थोड़ा सा कम है, मान लीजिए यहाँ पर 75 है या 74 सेंटीमीटर है, इसका मतलब प्रेशर कम तो हुआ है, तो कम हुआ तो हवाएं तो इधर की तरफ आएंगी क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है, लो प्रेशर इलाका है। हवाएं जब आएंगी तो रास्ते से बादलों को कलेक्ट करते हुए अगर हो पाए तो बादल लेके आएंगी, कंडेंस हो पाए तो ही बारिश हो जाएगी, तो हल्की फुहार वाली रेन हो जाएगी। तो ये तो हो गया लो प्रेशर का। कहाँ पर, जिस पर्टिकुलर शहर में या जिस पर्टिकुलर लोकेशन में प्रेशर का जो वेरिएशन वो काफी कम रहेगा तो रेन, काफी ज्यादा वेरिएशन रहेगा 76 और यहाँ पर 60 हो गया, अगर यहाँ पर 60 हो गया तो आंधी तूफान आएंगे। तो ये तो दो चीजें हो गई। इसके बाद एक चीज और भी है, अगर मान लीजिए इस शहर का उल्टा हो जाए कि भाई प्रेशर, हमने कहा कि भाई कम तो हुआ दो तरीके से, एक तो बहुत ज्यादा कम हो गया, एक थोड़ा सा कम हुआ, एक और कहेंगे हमने प्रेशर कम नहीं बढ़ गया। तो यहाँ पर प्रेशर हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, प्रेशर हमने बढ़ा दिया इस शहर में, तो प्रेशर 76 से हमने कर दिया भाई 78 या 79 कर दिया। तो प्रेशर जब हमने बढ़ाया है इस वाले शहर का, तो जब यहाँ पर बादल जो थे वो पहले के बजाय वो यहाँ पर अब नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसके कंपेरेटिवली किसी दूसरे शहर में प्रेशर कम है वाले। तो जब अगर कम है एटमॉस्फेयर प्रेशर तो नॉर्मल है, तो इधर कोई शहर है अगर मान लीजिए, या इधर वाला जो शहर है यहाँ पर हमने कहा कि भाई 76 सेंटीमीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर एटमॉस्फेयर प्रेशर था यहाँ पर, और एटमॉस्फेयर प्रेशर के अलावा अगर मान लीजिए कहा कि इसके बगल वाले शहर में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ जाता है, तो हवाएं इधर के बजाय इधर अब चलने लगेंगी, यानी कि अब ये हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर से लो की तरफ हवाएं चलना स्टार्ट हो चुकी। तो यहाँ पर जो भी बादल थे तो बादलों का मूवमेंट भाई लो प्रेशर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ नहीं होगा, जब बादल ही नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो बादल यानी कि आसमान जो होगा वो साफ होगा। इससे ये पता लग सकता है कि बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब मौसम अच्छा हो जाएगा। तो जब भी हाई प्रेशर वाला इलाका है तो वहां पर मौसम अच्छा रहता है, क्योंकि बारिश नहीं होनी। धरती में जब ज्योग्राफी में भी बात करते हैं कि जिन जिन इलाकों में हाई प्रेशर रहता है उन इलाकों में बारिश नहीं रहती है। अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ये देखते हैं, ये हो गई इक्वेटर, ये हो गया 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गई आपकी 23.5 ये नॉर्थ का है, और ये जो है ये साउथ का है। तो ये है हमेशा लो प्रेशर बेल्ट और ये है हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी हाई प्रेशर बेल्ट होती हैं। तो इनमें हाई लो प्रेशर है, आप देखो कि लो प्रेशर में या तो आंधी तूफान या बारिश, तो ये वाले जो इलाके हैं लो प्रेशर वाले, इनमें बारिश होने की संभावना प्रबल रहती है। और जो हाई प्रेशर वाले जोन है 23.5 नॉर्थ या 23.5 साउथ, हाई प्रेशर वाली जो बेल्ट है यहाँ पर बारिश काफी कम होती है, नाम मात्र की बारिश होती है। तो आप ये कह सकते हो हाई प्रेशर पे, अगर ये हाई प्रेशर वाला शहर हो गया
तो हाई प्रेशर से बादलों का जो मूवमेंट होगा वो लो प्रेशर की तरफ हो जाएगा, बादल वहां से चले जाए, और बादल ही नहीं रहेंगे तो बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो मौसम साफ कहा जाएगा। तो ये सवाल आपका यहाँ पर बनता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। तो ये प्रेशर का एक सवाल यहाँ से क्लियर होता है। फिर अगला हम बात करते हैं, एक हमारे पास में प्रिंसिपल है। वैसे तो प्रेशर के बारे में ये है कि प्रेशर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और एक फार्मूला है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। प्रेशर अगर मान लीजिए किसी भी लिक्विड का हमने इस तरीके से ये बनाया डायग्राम, और इसमें हमने किसी भी डेंसिटी का हमने लिक्विड भर दिया है जिसकी है डेंसिटी डी, और उस लिक्विड की डेंसिटी अगर डी है, किसी भी पॉइंट का हमने डेप्थ ली, ऊपर से गहराई हमने मान लीजिए कि एच गहराई पर वो पॉइंट है, कोई पॉइंट ले लिया हमने, तो इस पे जो भी प्रेशर लग रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको हमें मेजर करने के लिए P इक्वल टू हाइट जितनी है उस पॉइंट तक की, जितना लिक्विड भरा हुआ है उसका हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये होगी डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो इस फार्मूले के द्वारा हम प्रेशर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हैं। H डेंसिटी को हमने D लिखा और ग्रेविटी को हमने G लिखा, और ये प्रेशर हो गया। ये प्रेशर का फार्मूला हुआ P इक्वल टू H इंटू जी। अगर हमने डेंसिटी बढ़ाई तो भी ये प्रेशर बढ़ जाएगा, ग्रेविटी बढ़ाई तो प्रेशर बढ़ जाएगा। नॉर्मली अर्थ पर है चूंकि हम लोग, तो अर्थ पर ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है, तो ये तो कांस्टेंट रहा। डेंसिटी बढ़ाई तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा। हाइट यानी कि हाइट की बजाय आप इसको कह सकते हो कि डेप्थ बेसिकली। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट रखा हुआ तो इसकी डेप्थ ज्यादा और ज्यादा हो जाएगी, तो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। समंदर की अगर मान लीजिए हमने इसको समंदर मान लिया और समंदर को बहुत ज्यादा गहराई पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो इतना ज्यादा इसके ऊपर ये भरा हुआ लिक्विड है, इसका तो आप देखोगे एक तो डेंसिटी होगी कुछ, ग्रेविटी होगी कुछ, और इतनी ज्यादा डेप्थ है, तो उस डेप्थ पर भी यहाँ से यहाँ तक का जो भी वाटर भरा होगा उसका भी तो कोई मास होगा, कुछ वेट होगा, तो उस वेट की वजह से भी उस पर्टिकुलर पॉइंट का देखो जितना ज्यादा हम गहराई पे जाते जाएंगे, ये ज्यादा गहरा है तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, ये कम गहरा है तो इसका प्रेशर कम होगा, और ऊपर चले जाओगे तो इसका गहराई कम है तो कम प्रेशर, सरफेस पे चले जाओगे तो इसके ऊपर काफी कम, केवल एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा। तो गहराई पे भी डिपेंड करता है प्रेशर। अब आपने ये देखा कि अच्छा ठीक है, लेकिन जिस पर्टिकुलर आप ये इमेजिन करो कि जब हमने पानी की कोई लेयर ले रखी है, ये पॉइंट हमने उठाया, तो इस पॉइंट को हमने पकड़ लिया और देखा कि चारों तरफ इसके हमने एक देखा कि स्लेट टाइप की या हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर हमने देखा, तो ये जो पॉइंट है कि चारों तरफ अपने चारों तरफ सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहा होगा, चारों तरफ बराबर तरीके से ये प्रेशर लगा रहा होगा, कहीं पे कम ज्यादा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर हमने ये देखा कि मान लीजिए ये गहराई है, ये गहराई थी पूरी इस तरीके से, और इस गहराई पे जा करके हमने मान लीजिए ये लिया, तो इसके इस गहराई पर जा करके हम मान लीजिए इस पॉइंट पे चले गए, इस पॉइंट को हमने निकाल करके इस पॉइंट को हमने निकाला और सरफेस पे इस तरीके से ले लिया, और अगर हमने सरफेस पे ले लिया मान लीजिए निकल करके आता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर प्लेन एरिया में इधर का तरफ फोर्स आप कहोगे कि इस साइड का जो फोर्स है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया हमने, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इधर का फोर्स इधर 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 और ऊपर डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, हर जगह फोर्स जो है बराबर होंगे। और आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, आप इमेजिन करो कि उस पॉइंट पे आप जब खड़े हो जाएंगे तो बल्ब की तरीके से रोशनी बिखेरी है चारों तरफ बराबर 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 बराबर, कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं होगी रोशनी। तो उस तरीके से प्रेशर होता है। तो प्रेशर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा, मान लीजिए 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर का, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, या मान लीजिए 10 पास्कल का प्रेशर लगा हुआ है, तो वो सारी डायरेक्शन से बराबर बराबर। थोड़ा सा गहराई बढ़ाओगे, क्योंकि गहराई बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा, मान लीजिए 15 पास्कल हो गया, तो 15 पास्कल है तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 15 तो होगा, लेकिन चारों डायरेक्शन में बराबर बराबर वो लगा रहा होगा। इस तरीके से और गहराई पे जाओगे तो मान लीजिए 20 हुआ, 20 होगा जरूर उस पॉइंट पे, लेकिन वो सभी जगहों पर बराबर होगा। आप कहोगे यहाँ पर तो अभी 10 बता रहे थे, यहाँ 15, यहाँ पर 20, तो वो गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से, यानी कि डेप्थ जो बढ़ती जाएगी, यहाँ पर डेप्थ कहो या हाइट कहो, हाइट इस तरीके से देखो तो यहाँ से हाइट इस तरीके से, डेप्थ हो जाएगी तो इधर से देख रहा है, तो इस तरीके से आप इसको हाइट या डेप्थ कह सकते हैं। ऊपर से देखोगे तो डेप्थ, नीचे से देखोगे पॉइंट की तो ये सरफेस तक की जो ऊंचाई है ये हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो यानी कि डेप्थ या गहराई पे भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा गहरा होता जाएगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होता जाएगा। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि जब हम समंदर के नीचे डुबकी लगाते हैं, यहाँ पर जब नीचे डुबकी लगाते हैं तो काफी हमारी बॉडी को प्रेशर महसूस होता है। आप एक काम जब करें कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एक छोटा सा बुलबुला है,
ये समंदर की गहराई से आ रहा है, ये मान लीजिए समंदर है। तो एक बुलबुला जब किसी भी गहराई से ऊपर की तरफ आता है, समंदर है, पानी है, नदी है, कहीं पे भी है, तो जब गहराई से ऊपर की तरफ आता है तो ये बताओ कि इस बुलबुले का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इसका घटेगा, या वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसका ए पार्ट है, ये मान लीजिए बी है, ये सी है। तो जब भी समंदर के किसी भी पार्ट से या नदी से इस बुलबुले को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो बताओ यहाँ पर जब हम इस बुलबुले को लेकर के आएंगे तो कुछ इस तरीके का हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पे प्रेशर काफी कम लग रहा होगा, क्योंकि इतना ही लेयर जो है ऊपर पानी की, उसी का प्रेशर इस पे लग रहा होगा। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं इतना ज्यादा ऊंचाई है, इतना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो ये कुछ दबा हुआ महसूस करेगा। जैसे जैसे ऊपर आ जाएगा तो इसका वॉल्यूम बुलबुले का बढ़ता जाएगा और ऊपर आता जाएगा, सरफेस पे आकर के इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। और जब ये प्रेशर कुछ ज्यादा होगा, इस बुलबुले का प्रेशर ज्यादा होगा, सराउंडिंग का प्रेशर कम होगा, तो ये फूट जाएगा, बुलबुला फूट जाएगा। अगर बुलबुले का प्रेशर और जो सराउंडिंग का प्रेशर दोनों बराबर बराबर होगा तो बुलबुला फूटेगा नहीं। और अगर मान लीजिए ये प्रेशर, बुलबुले का प्रेशर काफी कम है और सराउंडिंग का ज्यादा है तो ये फूला बना रहेगा, फूटेगा नहीं। फूटेगा कब नहीं? जब या तो बराबर हो या इसका प्रेशर स्वयं कम हो तो नहीं फूटेगा। अगर इसका प्रेशर ज्यादा है तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो इसके अंदर का जो गैस है वो निकलने का प्रयास करेगी और ये इस तरीके से ये बुलबुला फूट जाएगा। तो आपने देखा कि जब भी किसी भी पानी भरे बर्तन में, नदी में, समंदर से जब बुलबुला नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ये चीज आपने देख ली। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें कभी हो सकता है कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो बढ़ता ही जाएगा वॉल्यूम इसका। तो एक चीज तो ये हो गई।